अभी सुन रहे संपादकीय प्रभात खबर का दिन है सोमवार, तारीख है 27 फरवरी 2023। विषय है विमर्श के केंद्र में हों किसान। यह आर्टिकल है प्रधान संपादक प्रभात खबर के हैं आशुतोष चतुर्वेदी जी का। हाल में दो खबरें सामने आई। पहली यह कि ब्रिटेन में सब्जियों की राशनिंग शुरू हो गई है। ब्रिटेन के सुपरमार्केट से एक बार में 2 टमाटर 2 खीरा खरीदने की सीमा तय की गई है। खबरों के अनुसार विभिन्न सब्जियों की बिक्री की सीमा भी तय कर दी गई है। लोगों को कहा जा रहा है कि वे केवल 2 या 3 सब्जियां ही खरीद सकते हैं। दरअसल ब्रिटेन एक ठंडा मुल्क है और वहाँ सर्दियों का मौसम खेती के अनुकूल नहीं होता है। ऐसे में ब्रिटेन हर साल मोरक्को और स्पेन से सब्जियों का आयात करता रहता है। लेकिन मोरक्को में इस साल अप्रत्याशित ठंड की वजह से टमाटर की फसल नहीं हो पाई। साथ ही दूसरी सब्जियों के पैदावार पर भी असर पड़ा। रही सही कसर भारी बारिश और बाढ़ ने पूरी कर दी। स्पेन से आने वाले सब्जियों पर भी लंबी सर्दी का असर पड़ा। वहाँ इस साल टमाटर की पैदावार पिछले साल की तुलना में लगभग 25% कम हुई है। वहाँ से सब्जियां ब्रिटेन नहीं पहुँच पा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार अगले 1.5-2 महीनों तक ऐसा ही हालात रहेंगे और तब तक लोगों को बिना साग सब्जी के काम चलाना होगा। दूसरी ओर अपने देश में सब्जियों की भारी पैदावार के कारण दाम में आई कमी से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। मंडियों में गोभी, टमाटर, आलू व प्याज के दाम आधे हो गए हैं। सब्जियों के भाव गिरने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति यह है कि किसान लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। बिहार के कई जिलों में किसान बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती करते हैं। कुछ जिलों में तो टमाटर मुख्य फसल बन गया है। यहाँ उगाए गए टमाटर कोलकाता तक भेजे जाते हैं, लेकिन इस साल किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रहा है। किसान फसल से अपनी मजदूरी और लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। टमाटर की फसल किसानों पर जैसे बोझ बन गई है। लेकिन सबसे हैरत अंगेज खबर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से आई। वहाँ के एक गांव बोरगांव के रहने वाले 58 वर्षीय किसान राजेंद्र तुकाराम चौहान 512 किलोग्राम प्याज की बिक्री के लिए 70 किलोमीटर दूरी तय कर सोलापुर मंडी पहुंचे। वहां उन्हें गिरी हुई कीमतों की वजह से उन्हें अपनी उपज को महज 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचना पड़ा। प्याज को ले जाने और बेचने के लिए में हुए खर्च आदि की कटौतियों के बाद चौहान के हाथों में 2.49 रुपये आए और उन्हें 2 रुपये का पोस्ट डेटेड चेक थमा दिया गया, जिसे वह 15 दिनों के बाद भुना पाएंगे। खबरों के अनुसार 49 पैसे की शेष राशि चेक में नहीं दिखाई गई, क्योंकि बैंक के लेन देन आमतौर पर राउंड फिगर में होते हैं। चौहान ने मीडिया को बताया कि उन्हें प्याज की कीमत के रूप में 1 प्रति किलो मिला। आढ़तिये ने 512 रुपये की कुल राशि से 509.50 रुपये परिवहन शुल्क, माल चढ़ाई ढुलाई उतराई और वजन शुल्क आदि में काट लिया। इसके कारण उसके हाथ में सिर्फ 2.49 रुपये ही आए। पुराना अनुभव बताता है कि प्याज में इतनी ताकत रही है कि इसने सत्ताओं को हिलाकर रख दिया है। लेकिन प्याज की हालत पतली है। नासिक के लासलगांव स्थित देश की सबसे बड़ी प्याज की मंडी में पिछले 2 महीनों में थोक भाव में 70% की गिरावट देखी गई है। खबरों के अनुसार मंडी में प्याज की आवक दोगुनी हो गई है। 2 महीने पहले तक की मंडी में प्रतिदिन 15,000 क्विंटल प्याज आती थी, जो अब
बढ़कर 30,000 क्विंटल प्रतिदिन तक हो गई है। इससे प्याज के थोक दाम में भारी गिरावट आई है। कुछ महीने पहले 1850 रुपये प्रति क्विंटल में बिकने वाला प्याज अब घटकर 550 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। किसानों की आज भी सबसे बड़ी समस्या फसल की उचित मूल्य है। किसान अपनी फसल में जितना लगता है उसका आधा भी नहीं निकलता है। छोटे जोत के किसानों के समक्ष सबसे अधिक संकट है। उन्हें उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। उनका उत्पाद तो मंडियों तक भी नहीं पहुंच पाता है। बीज में ही बिचौलिए उन्हें औने पौने दामों में खरीद लेते हैं। छोटे व मझोले किसान अपनी फसल में जितना धन लगाते हैं पैदावार से उनका आधा भी नहीं मिल पाता। यही वजह है कि आज किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। किसानों पर बैंक से ज़्यादा साहूकारों का कर्ज है। यह सही है कि मौजूदा केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में खासी वृद्धि की है, लेकिन खेती में लागत बहुत अधिक बढ़ गई है। दशकों से हमारा तंत्र भी किसानों के प्रतिदिन उदासीन रहा है। मीडिया में भी अब खेती किसानी की खबरें सुर्खियां नहीं बनती हैं। साथ ही किसानों की मांगों को सही और परिप्रेक्ष्य में नहीं रखा जाता है, जिससे वे विमर्श के केंद्र में नहीं आ पाती हैं। दूसरे और व्यवहारिक समस्याएं भी हैं, जैसे सरकारें बहुत देर से फसल की खरीद शुरू करती हैं, तब तक किसान आढ़तियों को फसल बेच चुके होते हैं। कृषि भूमि के मालिकाना हक को पाने लेकर भी विवाद पुराना है। जमीन का एक बड़ा हिस्सा बड़े किसान महाजनों और साहूकारों के पास है, जिस पर छोटे किसान काम करते हैं। ऐसे में अलग फसल अच्छी नहीं होती तो छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं। दूसरी ओर बड़े किसान प्रभावशाली हैं। वे सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ भी लेते हैं और राजनीतिक विमर्श को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि किसानों को भी अपने तौर तरीकों को बदलना होगा। पुराने तरीकों से वे लाभ की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। उन्हें मिट्टी की जांच व सिंचाई की ड्रिप तकनीक जैसी अन्य नई विधाओं को अपनाना होगा। गेहूं और धान के अलावा अन्य नकदी फसलों की ओर ध्यान देना होगा। ऐसे फसलों के बारे में भी सोचना होगा जिनमें पानी की जरूरत कम होती है। कई राज्यों में सोया, सूरजमुखी और दालों की खेती कर किसान अच्छा लाभ कमा रहे हैं। साथ ही साथ किसानों को खेती के अलावा मछली, मुर्गी, पशुपालन जैसे पालन से भी अपने आप को जोड़ना होगा, तभी यह फायदा का सौदा बन पाएगी। सौभाग्य से बिहार और झारखंड में कृषि बड़े संस्थान हैं। समय समय पर जानकारी मिलती रहती है कि उनमें उच्च कोटि के अनुसंधान हो रहे हैं। लेकिन चिंता का विषय यह है कि कृषि संस्थान केवल ज्ञान के केंद्र बनकर न रह जाएं, क्योंकि इनका फायदा इस क्षेत्र के किसान को मिलता नजर नहीं आ रहा है। अगला विषय है वृद्धि पर जोर। बेंगलुरु में आयोजित G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों की बैठक में वैश्विक आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित करने तथा कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को कर्ज से राहत मुहैया कराने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में महंगाई को नियंत्रित करने के केंद्रीय बैठकों के संकल्प को भी रेखांकित किया गया है। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के दौर में समूची दुनिया के आर्थिक विकास पर असर पड़ा तथा मुद्रास्फीति में भारी वृद्धि हुई। उत्पादन प्रक्रिया के प्रभावित होने तथा महामारी से बचाव के लिए किए गए उपायों ने आपूर्ति श्रृंखला को भी बाधित किया। दुनिया इस समस्याओं से निकल रही थी कि रूस यूक्रेन संकट से नई चिंताएं पैदा हो गईं। इस बैठक में इस संकट पर चर्चा हुई, लेकिन किसी साझा घोषणा पर सहमति नहीं बन सकी। G20 समूह का अध्यक्ष होने के नाते ऐसे बैठकों में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। रूस यूक्रेन मामले पर भारत ने सर्वसम्मति पर जोर दिया था। रिपोर्ट की माने तो भारत का प्रयास यह भी G20 समूह वैश्विक समस्याओं को साझा समाधान पर ध्यान केंद्रित करें तथा विभिन्न देश आपसी मतभेदों को सहमति की राहत में अवरोध न बनाएं। यह समूह दुनिया के सकल घरेलू उत्पादन
यानी जीडीपी के लगभग 85% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसके आर्थिक निर्णयों और सहमतियों का बहुत अधिक महत्व है। वैश्विक व्यापार आमतौर पर विश्व व्यापार संगठन के नियमों के आधार पर संचालित होता है, लेकिन बहुत सारे देशों का मानना है कि इस संस्था के अनेक नियम विकासशील देशों के हितों के विरुद्ध है। इस बैठक में व्यापार संगठन में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने पर सहमति बनी है। आशा है कि जल्द ही इस दिशा में कोशिशें शुरू की जाएंगी। संरक्षणवाद भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के विकास के एक बड़ी बाधा बनता जा रहा है। इसे रोकने का संकल्प भी लिया गया है। विभिन्न भू राजनीतिक और वित्तीय कारकों के कारण वैश्विक विकास की गति अपेक्षित नहीं है तथा कुछ समय तक ऐसी ही स्थिति रह सकती है। वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों ने इन चिंताओं को रेखांकित करते हुए यह तय किया है कि वित्तीय मजबूती बनाए रखने तथा महंगाई पर लगाने को प्राथमिकता दी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर अनेक देश कर्ज के भारी बोझ से दबे हुए हैं। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुश्किल का हल निकालने का आह्वान किया था। विकसित देशों, चीन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक ने राहत देने के लिए साझा प्रयास करने पर जो सहमति दी है, जो इस बैठक की बड़ी उपलब्धि है। अगला विषय है कैसी आज़ादी चाहते थे चंद्रशेखर आज़ाद। यह आर्टिकल वरिष्ठ पत्रकार जो हैं कृष्ण प्रताप सिंह जी के द्वारा लिखित है। आज के दिन 1931 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के प्रधान सेनापति क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने इलाहाबाद अब प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में गोरे शासकों की पुलिस द्वारा अचानक घेर लिए जाने पर भरपूर मुकाबले के बाद खुद को शहीद कर लिया था। व्यापक रोष और क्षोभ से डरी हुई पुलिस ने शहर के रसूलाबाद शमशान घाट में उनका चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया। तो इसकी भनक लगते ही देशाभिमानी युवक उनकी अस्थियां चुनने वहां पहुंच गए थे। फिर उन्होंने विशाल जुलूस निकाला था, जिसे संबोधित करने वालों में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के सह संस्थापक सचिंद्र नाथ सन्याल की पत्नी प्रतिभा सन्याल भी थीं। आज़ाद की भी शहादत के कई दशकों के बाद भी उनके शहादत दिवस पर उक्त पार्क उनकी स्मृतियों से जीवंत हो उठता है। आज़ाद के जीवन की ओर देखें तो काकोरी के ऐतिहासिक ट्रेन एक्शन कांड में शामिल रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी जैसे साथी क्रांतिकारियों की शहादत के बाद भी निराश नहीं ही हुए थे। क्रूर दमन के बीच 1928 में उन्होंने अपने संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सोशलिस्ट शब्द जोड़ा और उसके कमांडर इन चीफ बने। तब उन्होंने ऐलान किया था कि हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगा और वह फैसला है जीत या मौत। जाहिर है कि स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष संचालित करते हुए वे अपनी आखिरी सांस तक देश में समाजवादी समाज व्यवस्था की स्थापना का सपना देखते रहे थे। उनके शहादत के 16 वर्ष बाद ही देश को आज़ादी हासिल हो गई, तो यह उम्मीद परवान चढ़ने लगी थी कि जल्द ही उनका सपना साकार होगा, पर ऐसा न हो सका। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में स्थित जिस भांवरा ग्राम में वे 23 जुलाई 1906 को पैदा हुए थे, उसका नाम भी अब उनके नाम पर चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया है। उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के जिस
बदरका से जाकर वहां बसे थे, उसे भी पर्याप्त प्रतिष्ठा हासिल हो चुकी है। आज़ाद उन शहीदों की सूची में नहीं है जिनकी स्मृतियों में अन्याय करते हुए विस्मृति के गर्त में दफन कर दिया गया। आज़ाद 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पंजाब के जलियांवाला बाग में हुए भयावह जनसंहार से उद्वेलित होकर स्वतंत्रता के संघर्ष में कूद पड़े थे। महात्मा गांधी ने 1922 में अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसमें सक्रिय आज़ाद ने नाराज होकर अपने संघर्ष की दिशा बदल दी थी। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बैनर पर उन्होंने लखनऊ के पास काकोरी में उसके पहले बड़े कांड को सफलतापूर्वक अंजाम दिया तथा मुकदमों, फांसी और काले पानी जैसे सजाओं के बावजूद संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों का सिलसिला रुका नहीं। उन्होंने भगत सिंह के साथ लाहौर में सैंडर्स का वध कर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया, तो दिल्ली में असेंबली बम कांड को अंजाम दिया था। इस बात को नहीं भुलाया जा सकता। उनके न रहने पर उनकी मां जग रानी देवी ने हमारी सामाजिक कीर्तिदहनता की भारी कीमत चुकाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी तंगहाली की बात मालूम हुई तो उन्होंने उनके लिए 500 रुपये भिजवाए। बाद में सदाशिव मल्लकापुरकर जैसा बेटा पाकर जगरानी धन्य हो गई। सदाशिव आज़ाद के सबसे विश्वास पात्र सैनिक में से एक थे और उन्होंने 22 मार्च 1951 को अपने सेनापति की जन्मदात्री के निधन और अंतिम संस्कार तक उनके प्रति अपने सारे फर्ज निभाए। माता जगरानी आज़ाद को संस्कृत का प्रकांड विद्वान बनाना चाहती थी। उनकी इच्छा के विपरीत वे क्रांतिकारी बनकर शहीद हो गए तो भी माता को किसी दिन उनके अचानक लौट आने का विश्वास था। उन्होंने इसके लिए मन्नत मानकर अपने 2 उंगलियां में धागा बांध रखा था और कहती थी उसे आज़ाद के आने के बाद खोलेंगे। आज़ाद के लिए रोते उन्होंने अपनी आंखें भी खराब कर डाली, लेकिन बाद में सदाशिव की सेवाओं से इतनी खुश रहने लगी थी कि अपने आसपास के लोगों से कहती, चंद्रशेखर आज़ाद रहता तो भी सदाशिव से ज़्यादा मेरी क्या सेवा करता। सदाशिव को ऐतिहासिक भुसावल बम केस में 14 साल का काला पानी की सजा हुई थी और उनकी सजा के दौरान ही उनकी मां इस संसार छोड़ गई थी। जगरानी में वे अपनी दिवंगत मां की छवि महसूस करते थे और उन्हें गर्व था कि उनके काला पानी के दिनों में भूख प्यास तक भूल जाने वाली इस मां ने अंततः उनकी गोद में ही आखिरी सांस ली। लेकिन झांसी में इस वीर माता की समाधि का सन्नाटा कभी ही टूटता है। अगला है यौन उत्पीड़न विधेयक और सुरक्षा की गारंटी। यदि कोई अजनबी आपके पिछले हिस्से को थपथपाता है तो क्या वह बुरा व्यवहार है या बुरा ढंग जिसकी शिकायत की जानी चाहिए, क्योंकि उसने इसे एक सराहना के रूप में लिया। महिलाएं प्रतिदिन जिस उत्पीड़न का सामना करती हैं उसे समाप्त करने की लड़ाई के लिए होने वाली चर्चाएं प्रायः इसी पर केंद्रित रही हैं। महिलाएं अपना बचाव करने के लिए और क्या कर सकती हैं, बजाय उन लोगों पर रोक लगाने के जो समझते हैं कि दूसरों को स्पर्श करने, तंग करने और निशाना बनाने के लिए
बनाने के वे अधिकारी हैं। संसद में सार्वजनिक उत्पीड़न पर बहस के दौरान इसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं, पर ऐसा तभी तभी होगा जब हम अपराधी व्यवहार को यौन प्रलोभन जैसे बहाने का नाम देने बंद करेंगे। इसका अर्थ हुआ कि जब महिलाओं को परेशान करने की बात आए तो उसके बचाव में यह तर्क बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि इससे उन्हें कोई हानि नहीं पहुंची है। महिलाओं के लिए जीना सीखने का अर्थ सावधान रहना सीखना है। यदि आप आने जाने की स्वतंत्रता चाहती हैं तो इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हम स्कूलों में आत्मरक्षा सिखाते हैं, जिसका अर्थ हुआ कि घर जाने के लिए आपके हाथों में चाबी थमाना। रात में बाहर निकलने की चिंता आप अपने पड़ोस में खड़े व्यक्ति से अनजान हैं, और यदि आप मदद के लिए उनके पास जाती हैं तो किस पर भरोसा करें। ONS डाटा के अनुसार ब्रिटेन में प्रतिदिन 24,000 महिलाएं सार्वजनिक उत्पीड़न का शिकार होती हैं, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय के प्रभावित होने की संभावना कहीं अधिक रहती है। स्कूल जाने वाली लड़कियों को हर दिन इस उत्पीड़न से गुजरना पड़ता है। इसलिए हम सभी को एक सार्वजनिक विधेयक में यौन आधारित उत्पीड़न से सुरक्षा का स्वागत करना चाहिए। अब विषय धरती को बचाना होगा। आज पूरी दुनिया स्वार्थी होती जा रही है। वह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार है। स्वार्थ के तहत ही पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। पानी की कमी के बाद भी लोग उसे बर्बाद करने से नहीं चूक रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। इन कारणों से दुनिया तमाम आपदाएं झेल रही हैं। यदि आपदा से बचना है तो लोगों में जागरूकता लानी होगी और प्रकृति रक्षा का संकल्प लेना होगा। धरती बचेगी, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, तभी हम भी बचेंगे। अगला है भारत की भूमिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन यात्रा पर रूस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने भी चिंता जाहिर की है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। इससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है। बाइडेन की यात्रा से चिढ़कर रूस ने अमेरिका से हुए परमाणु संधि को नकार दिया है। उधर ईरान, इराक, सीरिया और कोरिया के तानाशाह भी अपने हथियारों को तैनात करने लगे हैं। ऐसे विकट स्थिति में भारत को भी G20 अध्यक्ष होने के नाते यूक्रेन रूस के बीच समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। अगला विषय है आलोक पुराणिक का है, जो बैंकर है। युद्ध के विषय है, युद्ध के आनंद। यूक्रेन युद्ध के 1 साल हो गए। अमेरिका खुश है। उसके हथियारों की सेल दनादन बढ़ गई है। कल को रूस ने दूसरे यूरोपीय देशों पर हमला किया तो क्या होगा? खरीदो हथियार खरीदो। सो अमेरिका हथियारों की सेल चल निकली। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुश हैं। दनादन मदद मिल रही है। आरोप है कि यूक्रेन में विकट प्रभाव भ्रष्टाचार है, पर जेलेंस्की राष्ट्र बचाने निकले हुए हीरो हैं। ऐसे हीरो को भ्रष्टाचार और मूर्खताओं की इज्जत होती है। रूस के पुतिन भी खुश हैं। दिखा दिया मैं हूँ डॉन। सच्ची कहें तो इंडिया का भी ज़्यादा बिगड़ा नहीं, बल्कि फ़ायदा ही हुआ है। अब कच्चे तेल की बड़ी सप्लाई रूस से आ रही है। सस्ते तेल का फ़ायदा उठाते हुए भारत सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से कह सकता है कि भैया ज़रा सस्ता लाना। बड़े देश और उनकी हुकूमतें युद्ध के आनंद उठा रही हैं, पर जनता परेशान है। यूक्रेन की
अमेरिका की जनता से टैक्स वसूला जाता है और वह बतौर मदद यूक्रेन चला जाता है। अमेरिकी अपने के लिए कमा रहे हैं और यूक्रेन के लिए भी कमा रहे हैं। अमेरिका जनता परेशान होगी तो अमेरिकी राष्ट्रपति बता देंगे हम चौधरी हैं, चौधरी साहब को कुछ खर्च करना पड़ता है। वह वाला टीवी चैनल तो बहुत खुश हैं। यूक्रेन युद्ध ने उसकी टीआरपी इतनी बढ़ा दी है कि बगैर युद्ध के जीवन मुश्किल हो जाएगा। यह वाला चैनल भारत भर से रोज यह बता रहा है कि आज रात शुरू हो जाएगा विश्व युद्ध। इस चैनल में खुशी के लड्डू उस दिन बांटे जाएंगे जब पुतिन एटम बम फोड़ देंगे। एटम बमों से बहुतों का कारोबार चलता है जी। बगैर युद्ध के कई किस्म के कारोबार का चलना मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े हथियार बनाने वाली कंपनियां बेरोजगार टाइप से हो जाती हैं। टीवी चैनल नीरस हो जाते हैं। धांसू भाषण झाड़ने के मौके कम हो जाते हैं और वोट वसूलना मुश्किल हो जाता है। तो हथियार कंपनियां चाहती हैं कि युद्ध चले, रूस चाहता है कि युद्ध चले, यूक्रेन चाहता है कि युद्ध चले, अमेरिका चाहता है कि युद्ध चले और भारत को भी समस्या नहीं है कि युद्ध चलता ही रहे। पर किसी भी देश की पब्लिक नहीं चाहेगी कि युद्ध हो जी सर जी। पर पब्लिक सुनता कौन है और पब्लिक को सुनने कौन? पुतिन नहीं सुनेंगे कि वह तानाशाह है। यूक्रेन के जेलेंस्की नहीं सुनेंगे कि वह हीरोगिरी मचा रहे हैं। अमेरिका के बाइडन नहीं सुनेंगे, उन्हें दुनिया की चौधरीगिरी करनी है। युद्ध सबको तकलीफ नहीं देता, कईयों को बहुत आनंद भी देता है। वैसे आनंद जैसा रावण को कभी सीता का अपहरण करके अट्टहास करके मिलता होगा। अगला विषय है अहंकार को काबू करना। हर मनुष्य समझता है कि जब वह जो कुछ भी कर रहा है वह सबसे अच्छा है, वह जैसे जिंदगी जी रहा है उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोगों को यह भी लगता है कि उनके कारण ही सब कुछ हो रहा है। वे सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा बहुत बोलबाला है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल खुद को अच्छा ही नहीं समझते बल्कि औरों को बताते भी हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ। ज़्यादातर लोग इन दो अवस्थाओं में ही जीते रहते हैं। यह अहंकार है। अपने अहंकार को काबू में न रखा जाए तो इंसान सच्चाई की जिंदगी नहीं जी पाता, क्योंकि जहाँ घमंड आता है वहाँ आदमी बढ़ चढ़कर बातें करनी शुरू कर देता है। किसी की मदद के बजाय वह अपनी बड़ाई में लगा रहता है। अहंकार के कारण ही इंसान को गुस्सा भी आता है। अधूरे और अनियमित विकास से हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को काबू में करना है तथा एक संतुलित व स्थिर जिंदगी जीनी है। वह स्थिरता हमें तब मिलती है जब अंदर ही दुनिया में कदम रखते हैं। स्थिरता हमें तभी मिलती है जब हम प्रभु के नज़दीक पाते हैं। मनुष्य को शांति तभी मिलती है, उसकी ज़िंदगी में हलचल तब कम होती है जब वह अंतर के प्रभु में ज्योति व श्रुति के साथ जुड़ता है। सब कुछ हमारे अंदर है लेकिन हमारा ध्यान बाहर की ओर है। अगर हम अपना ध्यान अंदर की ओर करेंगे तो सच्चाई जान जाएंगे। हमारे अंदर आध्यात्मिक जागृति आ जाएगी और हमारे कदम तेजी से प्रभु की ओर उठने शुरू हो जाएंगे। हम सब प्रभु को पा सकते हैं। हमें उन्हें अपने हृदय से, आत्मा की गहराई से पुकारना है। हमें अपनी आत्मा को उड़ान देनी है और अंदर की दुनिया में जाना है। अगर हम
अंदर की दुनिया में जाएंगे, प्रभु की ज्योति बोध श्रुति के साथ जुड़ेंगे तो हम इस शरीर से ऊपर उठकर आत्मिक मंडलों को पार करते हुए प्रभु की निज धाम पहुंचकर अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवा सकते हैं। इसी के साथ प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।